Assalamualaikum students. Today we are going to study osteoarthritis. What is osteoarthritis? Osteoarthritis is degeneration of articular cartilage. It is also known as DJD. DJD stands for degenerative joint disease. It is a chronic condition. Means कि इसकी duration more than 6 weeks होती है usually. And as compared to rheumatoid arthritis, it is non-inflammatory condition. Now, what are the risk factors that predispose to osteoarthritis? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रिस्क फैक्टर इज इंक्रीज एज. जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क भी बढ़ता जाता है. इसके बाद क्या होता है, जेनेटिक्स. जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में. इसमें हमारे पास आ जाता है सेवरल डिस्प्लेसियाज इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप एंड स्लिप्ड फेमोरल एपिफिसिस. इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है हमारे पास कि जो वेट है, वेट की डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट पे इक्वलाइज नहीं हो रही होती और इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इसके अलावा बायोमैकेनिक्स एज लिगामेंट रप्चर हो जाए या फिर कोई पेजेट्स डिजीज़ वगैरह होती है, इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओबेसिटी. ओबेसिटी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस करवा सकती है? एडिपोज टिश्यू से जो साइटोकाइंस निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस करवाने में. इसके अलावा ट्रॉमा एंड देन हार्मोन. देखा गया है कि वो विमेन जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं तो क्या होता है, उनका ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होती एंड दे आर लेस प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस. जबकि वो विमेन जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है तो वो क्या करती हैं, वो एरोमेटेज इनहिबिटर्स इनटेक कर रही होती हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डेफिशिएंसी हो जाती है. और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो ये चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस करवा सकती है. इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर होता है रिपीटेटिव लोडिंग. इसका मतलब है कि अगर आप एक जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड डाली जा रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है. अब हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे क्या पैथोजेनेसिस होती है. अच्छा, क्या देखा गया है कि नॉर्मली कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी इसके बाद जो है किसी और सेल में डिफरेंशिएट नहीं होते. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं इनकी मज़ीद डिफरेंशिएशन होने लग जाती है और ये ऐसे सेल्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं. ये सेल्स क्या करते हैं, ये पहले मैट्रिक्स कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं लेकिन उसके बाद साथ साथ क्या करते हैं, जो हमारा कार्टिलेज होता है उसमें जो एग्रीकैन और टाइप 2 कोलेजन वगैरह होते हैं इनकी डिग्रेडेशन करवाने लग जाते हैं. और जब इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है तो ऐसा कार्टिलेज वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से द जॉइंट बिकम्स वल्नरेबल टू लोड बियरिंग इंजरीज. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज की जो सरफेस होती है उस पर हमारे पास छोटी छोटी फिशरिंग होने लग जाती है और इस फिशरिंग होने को हम क्या कहते हैं, फिब्रिलेशन कहते हैं. और जब ये फिब्रिलेशन मज़ीद इंक्रीज हो जाती है तो इस तरह से डीप वर्टिकल क्लेफ्ट्स बन जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि जो नॉर्मल कॉन्ड्रोसाइट्स वहाँ पड़े होते हैं उनकी डेथ हो जाती है. उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ की वजह से अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन होता है कार्टिलेज वगैरह बनाना, उसके मैट्रिक्स वगैरह बनाना, वो फंक्शन लॉस हो जाता है जिसकी वजह से कार्टिलेज की थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है. ये सबसे ज़्यादा उस रीजन में होता है जहाँ मैक्सिमम वेट बियरिंग होता है ज्वाइंट का. उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी एब्नॉर्मेलिटीज़ हो रही होती है तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स और कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स वगैरह, इन क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होने लग जाती है इन जॉइंट्स में. उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो सब कॉन्ड्रल बोन होती है यानी कि कार्टिलेज में तो ये चेंजेस आ रही हैं लेकिन जो कार्टिलेज के नीचे जो बोन पड़ी हुई है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, उस बोन की वो स्क्लेरोसिस होने लग जाती है यानी कि थिकनिंग होने लग जाती है. जो जॉइंट मार्जिन्स होते हैं हमारे पास, जॉइंट मार्जिन्स पे क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज की डिपोजिशन होने लग जाती है और फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो बाद में क्या करता है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है. एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म होने लग जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स फॉर्म होने लग जाते हैं. और इन ओस्टियोफाइट्स की वजह से देखा गया है कि ओस्टियोआर्थराइटिस में जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो हायर होती है.
यानी कि वो पेशेंट जो कि जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, दे आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई हुई होती है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि मैंने बोला कि जो कार्टिलेज वगैरह है वहाँ पे बहुत डीजनरेशन हो रही है कार्टिलेज की, तो कॉन्ट्राइट फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हमें जॉइंट में मिलते हैं, कॉन्ड्राइट फ्रेगमेंट्स। और इन कॉन्ड्राइट फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज बोलते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडीज। इसके बाद क्या होता है, कार्टिलेज की चेंजेस पढ़ ली हमने क्या होती है, सबकॉन्ड्रल बोन में क्या चेंजेस आ रही है, किस तरह ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं। अब क्या है, इस जॉइंट के ऊपर जो हमारे पास मसल्स प्रेजेंट है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, उन मसल्स की भी हमारे पास वेस्टिंग हो जाती है। नाउ वी आर डन विद द पैथोजेनेसिस। अब हम जल्दी से इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है हमारे पास ज़्यादातर लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर्स हैं दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट हैं। जैसे वहाँ स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ासतौर पे कौन से, विच आर वेट बियरिंग जॉइंट्स। अब विमेन में मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर नीज एंड हैंड्स, जबकि मेल में जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर हिप्स एंड स्पाइन। और रूमेटॉइड में सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें हमारे पास एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है। रूमेटॉइड इज़ अ पॉलीआर्टिकुलर डिजीज़, जबकि इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है वो एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है विच इज़ नोन एज मोनोआर्टिकुलर, या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है यानी कि ओलिगो आर्टिकुलर। ये पॉलीआर्टिकुलर फिर भी नहीं होता, ओलिगो मीन्स फ्यू। इसके अलावा इसमें जो पेन होता है हमारे पास, उस पेन के हमारे पास बहुत डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हैं। एक तो फीचर ये है कि इस जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, दैट इज़ लेस देन 15 मिनट्स। मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो लेस देन 15 मिनट्स होती है। इसके अलावा जो पेन है ये रेस्ट करने से रिलीव हो जाती है और मूवमेंट करने से एग्जैसरबेट होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रूमेटॉइड में क्या हो रहा था, वहाँ पे मूवमेंट करने से जो है वो पेन रिलीव हो रहा था, यहाँ पे रेस्ट से पेन रिलीव हो रहा है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पेन का जो है वो बहुत ही वेरिएबल नेचर होती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स के पास कुछ डेज ऐसे होंगे जिन्हें गुड डेज बोलते हैं, जब पेन जो है वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। और कुछ डेज ऐसे होंगे जब पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाएगी। ऐसे पेशेंट के साइंस क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, मैंने बताया कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन है ये मूवमेंट से एग्जैसरबेट होती है, तो मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम पैल्पेट करेंगे जॉइंट एरिया को, आर्टिकुलर सरफेस को, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा पैल्पेबल कोर्स क्रेपिटस मिलेंगे। इसके अलावा मैं पहले बता चुकी हूँ, मसल क्या हो जाएगा, मसल की हमारे पास वीकनेस हो जाएगी और मसल की वेस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आती हैं और बोनी स्वेलिंग्स आती हैं। बोनी स्वेलिंग एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास जो ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, दीज आर द बोनी स्वेलिंग्स। इसके अलावा अराउंड द जॉइंट लाइन हमें क्या मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी।